मिड टर्म से पहले उसे याद कर रहे होंगे, क्विज से पहले उसे याद कर रहे होंगे, फाइनल एग्जाम से पहले उसे याद कर रहे होंगे। और याद रखिए, किसी और का कोड समझना और याद करना बहुत ही मुश्किल काम है, अपना कोड बहुत आसान है। तो अल्टीमेटली अगर आप खुद नहीं करेंगे, किसी और का कोड याद कर रहे होंगे और क्विज देंगे, मिड टर्म देंगे, उसमें भी आप जरूरी नहीं है अच्छा परफॉर्म कर सकें, खुद कोड लिखा होगा तो नंबर अच्छे आएंगे। उसमें आप वैसे 70% 60% मुश्किल नंबर ले जाते हैं अगर बहुत ही रट्टे लगाते हैं, और फाइनल में भी रट्टे मार कर कोड को, किसी और के कोड को, और मुश्किल पास हो जाते हैं। फिर भी अगर आप गौर करेंगे तो आपकी जो टोटल एफर्ट होगी ऐसा करने में, वो उससे ज्यादा होगी कि उससे आधी एफर्ट में आप असाइनमेंट कर सकते हैं, राइट? इस तरह से। और अगर आपने असाइनमेंट खुद ना की और रट्टे मारे और सही रट्टा लगा ली, फेल ही हो गए, अलग नुकसान। जबकि अगर आप असाइनमेंट एक बार खुद करके मिड टर्म से पहले आपको क्या करना है, मैक्सिमम 5 मिनट अपने कोड को देखना है। किसी और के कोड को देखने में रट्टे 2-3 घंटे लगेंगे आपको, वो भी एक असाइनमेंट को। अपने कोड को देखने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। इसीलिए बीएस फास्ट में जब मैंने असाइनमेंट की थी, असाइनमेंट की थी, तो अब तक पड़ी नहीं नजर। तो कभी पढ़ाते हुए या कभी कोई भी काम करते हुए वो अपने हाथ की लिखी हुई असाइनमेंट देखो, समझ आ जाती है। इसलिए असाइनमेंट खुद कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, असाइनमेंट खुद कीजिएगा। ये अपने ध्यान में अच्छी तरह बिठा लें। असाइनमेंट सबमिशन सैटरडे को है, आई थिंक सो, और 10% पेनल्टी के साथ आप 24 घंटे में करवा सकते हैं डेडलाइन के बाद, और 48 घंटे तक करवा सकते हैं विद 20% पेनल्टी। 2 दिन लेट करवा सकते हैं विद 20% पेनल्टी, और 3 दिन लेट करवा सकते हैं विद 100% पेनल्टी। और इतना कहने के बाद भी एक स्टूडेंट ने जमा कराई थी असाइनमेंट हार्ड कॉपी, लेकिन उसने ये लिखा हुआ था कि मैंने सॉफ्ट कॉपी में टाइम पे जमा कराई है। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में टाइम पे करवाई थी और सॉफ्ट कॉपी ही रिक्वायर्ड थी उस असाइनमेंट वर्क की। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट, लेकिन वो हार्ड कॉपी मैंने वो चाहिए नहीं, तो मैंने ट्रैश कर दिया उसको, देख लिया। लेकिन अगर आप असाइनमेंट 2 दिन के बाद आ रहे हैं मेरे पास, आई एम वेरी सॉरी, डोंट कम, डोंट थिंक आई विल डू दैट। तो ये आपको ये एग्जैक्टली फॉलो करना है, याद है? सही। सो असाइनमेंट में जहां मसला हो ईमेल या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें, वी विल सॉल्व इट आउट। ओके, सो मेथड की .m5 खोल दिया आपने। अब आप जो भी कोड लिखेंगे उसको आप कंट्रोल F5 करेंगे या F5 दबाएंगे तो चल पड़ेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि आउल एक इमेज है जो कि आप उसी फोल्डर में रखें जिस फोल्डर में आपका कोड था, तो अगर ये फोल्डर कोड डैश हेल्प था तो इसी के अंदर out.pkp होना चाहिए, इमेजेस भी उसी के अंदर रखें। सिंपल। अब आपने क्या करना है, फाइल रीड करने के लिए im रीड। जब आप im रीड करेंगे तो क्या होगा, आउल उसका नाम दे दें, कॉमा pgm उसकी एक्सटेंशन दे दें, तो क्या होगा, पूरी की फाइल im1 यानी मैट्रिक्स में रीड हो जाएगी। अगर उस फाइल की डायमेंशंस लेट्स से 300 by 300 है, तो im1 के अंदर कितनी रोज होंगी, 300, और कॉलम कितने होंगे। अगर आउल की डायमेंशन है 200 by 300, तो im1 के अंदर रोज कितनी होंगी, 200, कॉलम्स। वेरी गुड। So now we have to write a loop to add। अब आपने क्या किया, आप कहते हैं कि ये इमेज जो है जो मैंने रीड किया है, मैं उसको शो करवा के देखता हूँ ये सही शो हो रहा है कि नहीं। तो आप ये लिखेंगे फिगर इन शो, इतना कोड चलाएंगे, im1 आउल को शो कर देगा, आपको एक लूप नजर आ जाएगा स्क्रीन पे। उसके बाद कहते हैं उल्लू की जो कॉम्प्लेक्शन है उसको हम थोड़ा सा ब्राइट करते हैं,
इस आउल की जो कंप्लेक्शन है इमेज की उसको थोड़ा सा ब्राइट करती है। तो व्हाट यू डू, ऐड 50 टू ईच पिक्सेल। अब 2D अरे है तो 2 लूप तो लगेंगे, राइट? अगर 2D अरे को एक्सेस करना होगा तो कितने लूप लगेंगे? 2 लूप तो लगेंगे, राइट? इसमें तो कोई नहीं है। तो फॉर I equal 1 colon size of m1 comma 1, for j is equal to 1 colon size of m2 comma 2, m of 1 of ij is equal to m1 I comma j plus 50। हर पिक्सेल में 50 ऐड कर दिया, सिंपल। अच्छा, जो आपको कहा गया है कि विदाउट लूप करना, विद लूप करना है तो आपने विद लूप लगाना है। अगर कभी लिखा हो कि विदाउट लूप करें, अगर ना लिखा हो फिर तो आपने लूप के साथ ही करना है, लेकिन अगर कहा हो विदाउट लूप करें तो इट्स वेरी इजी। इस पूरे लूप की जगह पर अगर मैं ये लिख दूं m1 is equal to m1 plus 50, तो दिस इज इक्वल टू दिस, एक ही बात है। चाहे आप पूरा लूप लगा के कर लें, चाहे आप विदाउट लूप सिंपली 50 ऐड कर दें। ये मैटलैब इसलिए कहते हैं कि मैटलैब के साथ एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू कांट स्टॉप डूइंग इट। क्योंकि इतनी आसान है कि वो काम जो आप C++ में 200 लाइन में करते हैं वो इसमें 10 लाइन में हो जाता है, 20 लाइन में हो जाता है। अब इतना बड़ा लूप, उसकी जगह आप ये 1 लाइन स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और ये ज्यादा एफिशिएंट है। एंड देन यू डू इन शो, सिंपल। आपने कहा जाए कि इसी इमेज को एक डिफरेंट नाम के साथ सेव कर दो, तो नाम है कि m1 owl.out.pgm, सिंपल। और आपने इसको सेव कर दिया। यहां तक सही है जी? यहां तक सही है? अच्छा, अब आपसे कहा जाए कि कलर्ड इमेज को रीड करना है, तो आप क्या करेंगे, im read owl ppm। ppm का मतलब है कलर फाइल है, जैसे jpeg कलर फाइल है एंड सो ऑन। इसी तरह से ppm इज अ कलर्ड फाइल। तो इसको अब रीड करेंगे तो क्या होगा, m2 के अंदर क्या आ जाएगा, आउट के पिक्सल आ जाएंगे। m2 के अंदर r g और b तीन आएंगे। लेट्स से अगर आपसे कहा जाए ये बता दो, लेट्स से अगर आपसे कहा जाए 3 पिक्सल है, 3 इमेजेस, 3 मैट्रिसेस रीड होंगी। लेट्स से अगर आपसे कहा जाए कि आउल की डायमेंशन 200 by 300 है, वैसे एग्जैक्टली क्या डायमेंशन है पता चला है? 221 ये डायमेंशन है। अब अगर आप इसको रीड करेंगे m2 is equal to m read out ppm, तो m2 जो है उसकी जो डायमेंशन होगी वो 221 by 201 होगी। ये 221 रोज होंगे, 201 कॉलम होंगे, और कितनी इमेजेस होंगी, 3। कितने इमेजेस होंगे, 3 मैट्रिसेस होंगी। आर की अलग, जी की अलग, बी की अलग, आर की अलग, जी की अलग, बी की अलग। तो आपसे कहा जाए कि मेक रेड कंपोनेंट ऑफ दैट इमेज रेड एंड ग्रीन कंपोनेंट 0, या लेट्स से ग्रीन और ब्लू को 0 कर दो और रेड को वैसे रहने दो। तो आप क्या करेंगे, यू विल राइट अ लूप। ये जो सिंबल है ये कमेंट करने का सिंबल होता है। अगर आप मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट करते हैं और कमेंट करना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल एम्परसेंड, तो ये मल्टीपल लाइंस मैटलैब में कमेंट हो जाएगी। यहां तक सही जा रहे हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं मेकिंग ग्रीन एंड ब्लू वर्टेक्स 0, तो इसका कोड अगर आपसे लिखा जाए, एक सवाल भी है, एक पार्ट है असाइनमेंट में,
आप क्या कोड लिखेंगे? लेट्स से उसका नाम है M2 जिसमें आपने मैट्रिक्स ली थी। M2 I, J, पहली मैट्रिक्स है R, उसको तो कुछ नहीं करना। दूसरी मैट्रिक्स क्या है? ग्रीन, उसको 0 कर दो। और ग्रीन को भी 0 कर दो। अब आप इमेज को अगर इन शो करेंगे तो आपको इमेज में रेडिश कंपोनेंट नजर आएगा, which shows कि इमेज का ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट जा चुका है और उसमें रेड कंपोनेंट ज्यादा नजर आएगा। यहां तक कोई सवाल हो? सिंपल। प्रोग्रामिंग सीखने का बेस्ट तरीका क्या है? तो रास्ता गुड। और प्रोग्रामिंग में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? गूगल, दैट्स ट्रू। एंड सेकंड टीचर, यस, बट टीचर से पहले या तो गूगल करेंगे या मैटलैब हेल्प देखेंगे, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू गूगल। अगर आप किसी भी असाइनमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी काम कर सकते हैं और साथ साथ उसकी हेल्प या गूगल देख के सॉल्व करके कर सकते हैं तो इसका मतलब है प्रोग्रामर बन गए। Many people say this. Always remember, language is for use and throw. यानी कि एल्गोरिथम सीखना एक बड़ी चीज होती है, लेकिन लैंग्वेजेस आर फॉर यूज एंड थ्रो। आपने कोई एक लैंग्वेज से आपसे कहा यह काम करे, एक सॉफ्टवेयर हाउस में वो आपसे 2-3 साल वो लैंग्वेज में काम करवाएंगे। लेट्स से उसके बाद कोई और लैंग्वेज आ गई, यू थ्रो दैट प्रीवियस लैंग्वेज, लर्न न्यू लैंग्वेज। सिंपल। लैंग्वेजेस आर फॉर यूज एंड थ्रो। यहां तक सही है? तमाम लैंग्वेजेस में एक चीज खास कॉमन है, वो क्या है? हर लैंग्वेज में दो ही चीजें होती है, इफ और फॉर। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज लॉजिक, हाउ यू डिफाइन लॉजिक, तो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? अगर मैं आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस दूं, यू नो, you can understand English, right, you can understand English language, you can understand Urdu language, but does computer understand English language? No. Does it understand Urdu? अगर ये इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज समझता है तो हमारा मसला सॉल्व हो गया, प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं, राइट। ये कौन सी लैंग्वेज समझता है? अगर मैं जापान में होऊंगा तो मैं कौन सी लैंग्वेज बोलूंगा? जापानीज, राइट। अगर मैं जर्मन या यूएस जाऊंगा तो इंग्लिश बोलूंगा। कंप्यूटर से बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में करनी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक जमाने में बहुत पहले मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, असेंबली लैंग्वेज, बट देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो ही चीजें होती है, इफ और फॉर। तो अगर मैं आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज दूं और आप उससे प्रोग्राम जनरेट कर दें, इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो आपके जहन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसे लॉजिक कहते हैं। अगर मैं आपको कहूं जनरेट द फर्स्ट n या फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स और आप उसका प्रोग्राम लिख के दे देते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसे कहते हैं लॉजिक। और लॉजिक आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। लॉजिक कैसे बनती है? प्रैक्टिस से, ठीक है। जहां तक लैंग्वेज सीखने का ताल्लुक है तो साथ साथ आप क्या करेंगे? मैटलैब हेल्प। मैटलैब हेल्प कैसे देखेंगे? लेट्स से आपको नहीं पता कि इनरीड फंक्शन कैसे इस्तेमाल करना है, तो हाउ यू डू दैट? हेल्प स्पेस इनरीड। अब वो उसके पैरामीटर भी दे देगा, कौन कौन से पैरामीटर यूज करता है, उसका कोड एग्जांपल भी दे देगा। वो कोड आप मैटलैब में लिख के चलाएंगे, चल जाएगा। इट्स अ गुड हेल्प। अब आप लेट्स से इमरीड का नाम याद नहीं रहा आपको, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको इमरीड का नाम याद ना रहे। जैसे आई डोंट रिमेंबरिंग नेम्स, यू नो, आई डोंट वांट टू डू दैट। तो आप क्या करेंगे फिर? हेल्प, लेट्स से आप रीड का वर्ड लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे,
तो वो इमरीड नहीं लेके लाएगा, एरर दे देगा। सो यू कैन डू दिस। ऐसे रीड करना है तो रीड लिख दिया। अब मैटलैब के अंदर जितने भी रीडिंग के फंक्शन है, रीड और इमरीड और व्हाटएवर, वो सारे दिखा देगा वो, उसमें से इमरीड चूज करना है। सिंपल, याद रखिए। कमेंट करने के लिए ये कमांड लिखेंगे तो कमेंट हो जाएगा। मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करके कंट्रोल आर दबाएंगे, कंट्रोल आर, तो वो कंट्रोल आर या कंट्रोल और एम्परसेंड साइन को चेक किया, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश कौन सी है जी? कंट्रोल आर, कंट्रोल आर दबाएंगे तो कमेंट कर देंगे। और कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल?